हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम नाक्षिपाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो क्लास है वो है हमारी सीडीपी की क्लास। आज हम साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। इसके अलावा आपकी मैंने साइकोलॉजी की काफी क्लासेस करा चुकी हूँ। 7 से 8 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा आपको हिंदी, ईवीएस, मैथ, संस्कृत सबकी मैं साइकोलॉजी पेडागोजी आपको करा रही हूँ, तो आपको क्या करनी है, वो क्लासेस भी देख लेनी है। तो बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में आज हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है। देखो, इसमें जो जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम के लिए। सीटेट के अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अगर आप सुपर टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको क्या है, साइकोलॉजी देखने मिलने वाली है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टीचिंग एग्जाम के लिए। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। एक अधिगम विकलांगता का मतलब है, यानी कि एक जो बच्चा है जो सीखता है वो विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई, यानी कि उसे लिखने में परेशानी होती है। अधिगम करता है यहाँ पर, एक अधिगम विकलांगता का मतलब है कि जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको लिखने में कठिनाई प्राप्त होती है, यानी कि कठिनाई होती है, तो वो कौन सा डिसऑर्डर कहलाता है। ठीक है, या कौन सी बीमारी उसमें कहलाती है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हम एक एक करके अपने ऑप्शन को पढ़ लेते हैं और मैं इनका अर्थ भी आपको बताऊंगी इसके साथ साथ। फर्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया आपकी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को देखने में संबंधित बीमारी हो जाती है, उनको देखने में कठिनाई होती है। ठीक है। बी है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया आपकी होती है गणित संबंधी कठिनाई, यानी कि गणित पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आती है। फिर सी नंबर है आपका डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में आपको लिखने की संबंधित डिसऑर्डर यानी कि परेशानी आती है। डी है ध्यान अभाव अतिक्रिया विकार। इसमें क्या होता है, बच्चों का ध्यान कम जाता है पढ़ाई में और उनका क्या होता है, मस्तिष्क एक जगह पर ठीक से नहीं काम कर पाता है। तो मैंने आपको चारों के मीनिंग बता दिए, तो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका कौन सा होगा। ठीक है। देखो, मैंने आपको एक बताया था लिखावट में कठिनाई कही गई, यानी कि उस बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, यानी कि उसे लिखने में परेशानी होती है, तो उसमें कौन सा डिसऑर्डर है। अभी मैंने जब आपको समझाया था तो मैंने सी वाले में आपको बताया था डिस्ग्राफिया में। डिस्ग्राफिया में बच्चों को लिखने संबंधी परेशानी होती है। ठीक है, यानी कि लिखने संबंधी विकार उत्पन्न उसे होता है। अब मैं इनकी ट्रिक्स भी बता देती हूँ आपको, जिससे आपको याद हो जाए। देखो, डिसलेक्सिया, लेक्सिया, इया जब आती है हमारी आइस को कहा जाता है, आई बोलते हैं डिसलेक्सिया। इया का अर्थ आए, डिसलेक्सिया आए और या मतलब निकले, तो वो आपकी क्या होती है, पढ़ने संबंधी बीमारी होती है। फिर आती है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया का कनेक्शन हम कैलकुलेशन से कर सकते हैं, क्योंकि गणित में क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो डिसकैलकुलिया कौन सी बीमारी, गणित संबंधी है। डिसग्राफिया, ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ आपका बनाया जाता है, ग्राफ आपका बना ही तो जाता है, ऐसे कर चाहे कोई सा भी ग्राफ हो तो लिखा तो जाता है ना, तो ये लिखने संबंधित हो गई। तो जब ग्राफ का मतलब आए तो लिखने संबंधी हो गई। और ध्यान अभाव अतिक्रिया क्या होती है, इसमें बच्चों का ध्यान केंद्रित का कम होता है और ध्यान में उनकी कमी होती है। ठीक है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमने 4 ऑप्शन भी अपने अच्छे से समझ लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, क्लास अगर आपको पसंद आती है, क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मेरी हमेशा आपसे एक ही शिकायत रहती है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो, मैं ये नहीं कह रही, क्लास भी देखते हो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। शेयर को तो मैं कह नहीं सकती आप लोगों से, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है, अगर इस चैनल से या एक वीडियो से आपके 2-3 क्वेश्चन भी आपको समझ में आते हैं, ठीक है, अगर एक भी क्वेश्चन आपके काम का है, तो मेरी मेहनत बहुत वसूल हो जाएगी, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ ताकि आपका टीचिंग एग्जाम कोई भी बेस्ट हो जाए। ठीक है, और मेरी वजह से हो जाए तो इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं होगी। ठीक है। तो आपको सिर्फ मैं आपसे 3 ही रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। अब देख लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखो, पेडागोजी तो आपको 5 सब्जेक्ट में करनी है सीटेट के एग्जाम में। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन है जो योगात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड है। देखो, योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है, पहले हम ये जान लेते हैं।
क्या होता है कि योगात्मक मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? तो योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ ये होता है, जब आप एक टीचर हो, जब आप किसी स्कूल में पढ़ाओगे, प्राइमरी हो या अपर प्राइमरी हो, तो वहां बच्चों के त्रैमासिक, मासिक और वार्षिक परीक्षाएं कराई जाती है। जैसे होता है ना, आपके प्री टेस्ट वगैरह कराए जाते हैं स्कूलों में, 3 बार टेस्ट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद में फाइनल एग्जाम होते हैं। तो योगात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है, जो साल के लास्ट में, जब साल का अंत होने लगता है, तो वार्षिक एग्जाम होते हैं जिसे एनुअल एग्जाम कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है, पूरे साल के योगात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कि चारों, यानी पूरे साल में जितने टेस्ट होते हैं उनका योग करके जो अंक प्राप्त होते हैं, वही बच्चों को फाइनल के एग्जाम में दिए जाते हैं। तो उसे कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन। तो अब मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया, अब चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक एक करके। ठीक है, फिर पहुंचते हैं अपने राइट आंसर पर। देखो सारे ऑप्शन को हम पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। इसमें लिखा है, फर्स्ट है, शिक्षक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। यानी कि योगात्मक मूल्यांकन का मतलब ये है कि कंटिन्यू टीचर क्या करेगा, उसका तत्काल आकलन करेगा और उसकी क्रियाओं को, प्रतिक्रिया, जो वो क्रिया एक्टिविटी कर रहा है उस पर क्या है, जवाबदेही करना है और उसे प्रदान करना है। तो यह है योगात्मक मूल्यांकन। बी है, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित। यानी कि जो आप जब बच्चों की पढ़ा रहे हैं, उसमें जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं, चाहे बोर्ड का यूज कर रहे हैं, चौक से यूज कर रहे हैं या फिर चार्ट से पढ़ा रहे हैं, उनका विश्लेषण पर केंद्रित, यानी कि उन पर ध्यान देना होता है आपका योगात्मक मूल्यांकन। सी है, बच्चों की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन। यानी कि जो बच्चों ने पढ़ा है, सीखा है, उसका कंटिन्यू क्या करना है, आपको आकलन करते रहना है। ये होता है योगात्मक मूल्यांकन। डी है, सत्र सत्र के अंत में, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, सत्र के अंत में बच्चे के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। जैसे मैंने आपको बताया कि साल की लास्ट जो परीक्षा होती है, एनुअल एग्जाम में, बच्चे के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। तो तभी तो योगात्मक मूल्यांकन होगा। पूरा साल ही तो आपने देखा बच्चे ने कैसा परफॉर्मेंस किया है, देन उसके बाद आप फाइनल एक रिजल्ट तैयार करते हो, उसे कहा जाता है योगात्मक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर कहाँ चला जाएगा? जैसा कि मैंने आपको इसका अर्थ बताया था, उसके रिकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। ठीक है। देखो पेडागोजी कोई सी भी सब्जेक्ट के हार्ड नहीं, बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया। अगर जिस किसी भी स्टूडेंट के क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तो आंसर पर हम एकदम से पहुंच सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से हमसे यही पूछा गया था, योगात्मक मूल्यांकन किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया, तो जो साल के अंत में जो आपकी वार्षिक परीक्षा कराई जाती है, बच्चों का जो जो आकलन किया जाता है, वही आपका मूल्यांकन, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है, और वही हमें ऑप्शन में मिल चुका है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सेकंड का डी हो गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मैं एक एक क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ, देखो जिन लोगों ने पहले पेपर दे रखा है वो समझ सकते हैं कि पेडागोजी की भाषा क्या होती है, लेकिन जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं, सीटेट देने वाले हैं, तो उन्हें पता है जीरो लेवल से ही सीखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस का लेवल देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं, उसी के रिकॉर्डिंग हमें अपने आंसर को देखना होता है। इसलिए मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, वरना मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकती हूँ। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है इसमें। थर्ड में लिखा है, हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। एक हावर्ड गार्डनर है, आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत सी सारी बुद्धियों के बारे में बताया है। कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर बहुबुद्धि का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है, कम से कम इन्होंने 8-10 बुद्धि के प्रकार भी दिए हैं, जिसमें अलग अलग होती है, प्राकृतिक होती है और आपकी रचनात्मक होती है, क्रियात्मक होती है, सारी क्रियाओं के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। तो ये बात किससे रिलेटेड है, ये जान लेते हैं। तो इन्होंने कहा ना, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, तो वो किस बात से रिलेटेड है? विश्लेषणात्मक बुद्धि से, रचनात्मक बुद्धि से, प्रकृतिवादी कौशल से, या व्यवहारिक बुद्धि से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो हार्वर्ड गार्डनर है उनकी एक बुक आई थी, कौन सी, फ्रेम ऑफ माइंड। फ्रेम ऑफ माइंड में इन्होंने बताया था कई सारी बुद्धि के बारे में। ठीक है, उसमें से एक बुद्धि इन्होंने बताई थी कि जो बुद्धि होती है, यानी कि जो दिमाग होता है, उसके कई फ्रेम होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो हमारा दिमाग है उसमें कई परतें लगी हुई हैं। परतों का मतलब ये नहीं है कि लेयर बनी हुई है, परतों का मतलब ये है हमारी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। कुछ लोगों में
यानी कि क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, वो कुछ भी चीजों से क्या करते हैं, नई नई चीजें बना लेते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है, प्रकृति से बहुत प्यार होता है, जैसे गार्डनर हो गए, उन्हें गार्डनिंग करना बहुत पसंद आता है, पर्यावरण सुरक्षित करना ये अच्छा लगता है। एक होती है व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि व्यवहार को जानने वाला होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, वो व्यवहारिक बुद्धि को तो कहलाते हैं। एक आती है विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये किससे होती है, आपकी दिमाग से रिलेटेड होती है। किससे होती है, आपकी दिमाग से रिलेटेड होती है। तो हमें इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो इसका राइट आंसर है वो आपका सी है। ठीक है, किसी ने नहीं पढ़ा हो हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत, पहले आप पढ़ लेना, फिर उसके क्वेश्चन आंसर जरूर करना। प्रकृतिवादी कौशल इसमें क्यों आया, क्योंकि इन्होंने तो बात की है दिमाग के फ्रेम की। देखो प्रकृतिवाद कौन होते हैं, प्रकृतिवाद का मतलब वो होता है जिन्हें अपने नेचर से बहुत प्यार होता है, यानी कि अपने पर्यावरण से, अपनी पृथ्वी से बहुत प्यार होता है, वो आते प्रकृतिवादी में। और इसमें क्या होता है, आपके कई फ्रेम पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि प्रकृति से प्यार है तो वो पर्यावरण से भी प्यार करेंगे, वायु से भी प्यार करेंगे, और क्या करेंगे, प्रकृति को बचाने में हर हाल में वो अपनी मेहनत को जुटा देंगे। तो इसका राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, हमारे प्रकृतिवादी कौशल के साथ में चला जाएगा। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ही हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। हाँ, ये बात फैक्ट है, हमारे देश में देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। इवन मैं ये कहूंगी बच्चे ही नहीं, बड़े भी बोलते हैं। जिसको इंग्लिश आती है उसको हिंदी भी आती है, कुछ लोगों को तमिल आती है, किसी को बंगाली भी आती है, ठीक, किसी को मराठी भी आती है, राजस्थानी बोली भी आती है। तो निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं की बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। तो कहने का मतलब यह है, जो बच्चे दो भाषा बोल सकते हैं तो उनके लिए क्या बेनिफिट है, यानी कि क्या लाभ है उनका, ये आपको बताना है। पढ़ लेते हैं हम अपने एक एक करके क्वेश्चंस को, ठीक है। क्या है क्वेश्चन है, फर्स्ट मतलब ऑप्शन दिया है अवधारणा गठन में सुविधा, यानी कि उससे सोच विचार करने में या कॉन्सेप्ट तैयार करने में सुविधा मिलती है, अगर उसे दो लैंग्वेज आती है तो। ठीक है, दुभाषिया भी कहा जाता है जिसे दो लैंग्वेज आती है। बी है विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, यानी कि वो अपने दिमाग का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, किसी भी काम को विश्लेषण और तर्क लगाने में ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगा सकता है। सी आता है संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, यानी कि संज्ञानात्मक अपनी स्किल्स के द्वारा और अपने अच्छे से बिहेव के द्वारा उसमें क्या मिलेगी, सुविधा मिलेगी, क्योंकि वो दो भाषा आती है तो वो हर प्रकार के व्यक्ति से बात कर सकता है और उसे समझ भी सकता है, ठीक है, संज्ञान के द्वारा। डी आता है कि उपरोक्त सभी, तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखो मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है आपका डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो जिस बच्चे को या जिस मनुष्य को दो भाषा आती है वो अवधारणा गठन में भी सुविधा, कॉन्सेप्ट बनाने में उसका दिमाग तेज चलेगा, विश्लेषणात्मक तर्क यानी कि बुद्धि का अच्छी तरीके से प्रयोग कर पाएगा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा यानी कि संज्ञान अपनी स्किल्स को वो डेवलप कर पाएगा, दूसरों को एक्सप्रेस करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उसकी। ठीक है, संज्ञानात्मक का अर्थ किससे होता है, दिमाग से ही तो होता है। तो जिसे दो भाषा आती है वो तो दो लोगों को हैंडल कर सकता है, बात भी कर सकता है, उनकी बात को समझ भी सकता है, और दो दो काम को भी अंजाम दे सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी बातें इसमें करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना देरी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं, कौन सा वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह की प्रेरणा का व्याख्या करता है। इसमें दो बातें लिखी हैं, देखो सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक को कहते हैं निगेटिव और पॉजिटिव। कहते हैं ना, कहीं पर निगेटिव बात होती है, कहीं पर पॉजिटिव बात होती है। उत्तेजना का मतलब है तुम्हारे अंदर की करने की स्किल, यानी कि रुचि, कह सकते हैं उत्तेजना को, कहते हैं ना। तो आपके अंदर निगेटिविटी भी है और पॉजिटिविटी भी है। तो ये जो दो घटनाएं हैं आपके छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं जो एक स्टूडेंट के अंदर क्या प्रेरित कर सकती हैं, यानी कि कौन सा व्यवहार बना सकती हैं, ये दोनों चीजें। तो कौन सा वैज्ञानिक प्रक्षेपी इस तरह की प्रेरणा का व्याख्या करते हैं, तो कौन से वैज्ञानिक ने बताया है नकारात्मक और सकारात्मक उत्तेजनाओं के बच्चों के बारे में। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपने ऑप्शन की ओर। क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है कि इसमें पूछा क्या गया है, देख लेते हैं। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो नकारात्मक और सकारात्मक की बातों को करता है एक बच्चे के अंदर। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन में है मानवतावादी, जो ह्यूमंस साइकोलॉजिस्ट होते हैं आपके, मानवतावादी होते हैं।
व्यवहारवादी होते हैं जो व्यवहार को जान लेते हैं। संज्ञानात्मक जैसे जीन पे आ जाए आपके संज्ञान के बारे में। सामाजिक तो समाज के बारे में जानने वाले। तो कौन सी इसमें सही बात होगी, आपको इसका राइट आंसर बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों ही है उसके अंदर, और ये एक तरीके से उसके अंदर स्किल्स हैं। तो कौन सी बात इसमें करेक्ट होगी, मानवतावादी में, व्यवहार में, संज्ञानात्मक में, या सामाजिक में? बताइए आप, बताओ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका व्यवहार। व्यवहारवादी होते हैं। अब व्यवहारवादी कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो इंसान का व्यवहार भी आपका पॉजिटिव और निगेटिव पर डिपेंड करता है। खुद इंसान पूरे टाइम भी पॉजिटिव नहीं रह सकता, और ना ही कोई बच्चा भी पूरे टाइम निगेटिव रह सकता है, और ना ही पूरे टाइम पॉजिटिव हो सकता है। एक मोमेंट आता है कि हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, और एक मोमेंट आता है कि हम निगेटिव सोच लेते हैं। अब मान लो छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लें। अगर आपने कोई चीज उसको दे दी तो वो पॉजिटिव है कि आप बहुत अच्छे हो। अगर आपने किसी चीज को उसके लिए मना कर दिया तो वो आपकी तरफ से क्या करेगा, नेगेटिव भावना को उत्पन्न कर लेगा कि ये इंसान बहुत बुरा है। तो ये डिपेंड करता है व्यवहारवादियों पर। ठीक है, व्यवहारवादी जितने भी आपके साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर ये डिपेंड करता है, सॉरी मनोवैज्ञानिक है उन पर डिपेंड आपका करता है, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारे निगेटिव और पॉजिटिव का कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, गार्डनर भी आपके एक तरीके से व्यवहारवादी है, उन्होंने व्यवहार के कारण ही इतनी सारी बुद्धियों के बारे में बताया है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। देख लेते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है समावेश शब्द का मतलब। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता, बाल्य बच्चों को डैश डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। अब बात कर लेते हैं समावेश क्या होता है। समावेश का मतलब ये होता है सारे बच्चों को एक समान शिक्षा प्राप्त करना, एक ही कक्षा में बैठा करके, चाहे वो किसी भी डिसऑर्डर में हो, चाहे उसे देखने में कोई परेशानी हो, सुनने में कोई परेशानी हो, ठीक है, या वो फिर किसी हाथ पैर से अपंग हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमारा क्या दायित्व है, सारे बच्चों को एक ही कक्षा में बैठाकर और एक समान शिक्षा प्राप्त करना। ठीक है, समावेश का शब्द है। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता, यानी कि ऐसे बच्चों को विशेष शैक्षिक यानी कि बहुत ही अलग से शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को डैश डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। तो जो इन बच्चों को क्या होती है, अलग से शिक्षा देनी चाहिए और विशेष शिक्षा देनी चाहिए। तो ऐसे बच्चों को डैश डैश नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना। तो क्या फर्ज है आपका कि कौन सी कक्षा में बैठा के आप इन्हें नियमित कक्षा मतलब शिक्षा दोगे। सर्वाधिक समय में दोगे, कुछ समय के लिए दोगे, पूरे समय के लिए शिक्षा दोगे, या किसी समय नहीं दोगे। बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना है कि जब जो बच्चा किसी डिसऑर्डर से गुजर रहा है तो आपको क्या करना चाहेंगे, नियमित कक्षा कक्षा में शिक्षित कैसे करोगे। पूरा समय दोगे या कुछ समय दोगे, पूरा समय दोगे या कुछ भी समय नहीं दोगे। देखो इसका राइट आंसर होगा आपका पूरा समय दोगे। पूरा समय क्या दोगे। देखो जो समावेशी कक्षा है, जितना आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हो जो किसी भी प्रॉब्लम से गुजरे हुए नहीं है, उतना ही समय आपको इन बच्चों को भी देना ही है, क्योंकि आपको क्या करना, समावेशी शिक्षा बतानी है। यानी कि समावेश करना सारे बच्चों का। ये नहीं है कि उन बच्चों को ज्यादा पढ़ाओगे, इन बच्चों को कम पढ़ाओगे, या इन बच्चों को भी आप ज्यादा पढ़ाओगे तो इनको ये लगेगा कि आप इन्हें ज्यादा पढ़ा रहे हैं तो शायद इन्हें ज्यादा जरूरत है। तो ऐसा भी एक शिक्षक को नहीं करना, सबको एक बराबर पढ़ाना है, वो वही समावेशी शिक्षा कहलाती है। देखो भाई यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा था सर्वाधिक समय। देखो सर्वाधिक समय नहीं दिया जाता है। देखो एक टाइम में अगर उन बच्चों के साथ ही पढ़ाओगे तो उनको अच्छा लगेगा। कुछ समय क्यों देंगे, वो अलग से थोड़ी ना है। फिर हमारी समावेशी शिक्षा का अर्थ ही क्या रह जाएगा, किसी समय नहीं मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे कि उन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, बिल्कुल है। चाहे बच्चा किसी भी डिसेबल से गुजर रहा हो, लेकिन आपको क्या करना, उनको शिक्षा देनी ही देनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपकी और भी हेल्प कर सकूं और अच्छी अच्छी क्लासेस को तैयार करूं, कंटेंट तैयार करूं, ताकि आपकी सीटेट में हेल्प हो सके। 7 क्वेश्चन है, अंतर्मुखी बहिमुखी व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। यहाँ पे चार आपको साइंटिस्ट के नाम दिए, सॉरी मनोवैज्ञानिक के नाम दिए, साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं, जिसमें एक एक ऐसे
साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में बताया है। अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है, मैं मीनिंग बता देती हूँ पहले। अंतर्मुखी का होता है जो लोग सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपने तक ही सीमित रखते हैं, उन्हें कहते हैं अंतर्मुखी। यानी कि वो लोग किसी और से बात करना पसंद नहीं करते, अपने आप से खुश रहते हैं। बहिर्मुखी के लोग वो होते हैं जो दूसरों से ज्यादा मतलब रखते हैं, दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखते, मतलब लोगों से घुलना मिलना, बोलना चालना बहुत अच्छा समझते हैं। और व्यक्तित्व वो इंसान होता है जो सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देता है, अपनी पर्सनैलिटी पर बहुत फोकस देता है। तो ऐसे जो लक्षण है किस मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं, पढ़ लेते हैं एक एक का नाम करके। फर्स्ट है हैस आइजेंक, बी है आपका आरवी केटल, सी है आपका कॉल रोजर्स, और फिर है आपका गार्डन आलपोर्ट, यानी कि जो गार्डन की मैंने बताया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन, हैंस आइजैक इसका राइट आंसर है। इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और व्यक्तित्व के लक्षण के बारे में बताया है। फिर बी नंबर पे आपके आरवी केटल, आरवी केटल ने आपके क्षेत्रमति सिद्धांत दिया है, यानी कि फील्ड ऑफ थ्योरी जो दी है वो केटल ने दी है। ठीक है। कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स जो है आपके एक मनोवैज्ञानिक है, क्या है, मनोवैज्ञानिक है। गार्डन, गार्डन आपके व्यवहारिस्ट है, यानी कि ये भी आपके वैज्ञानिक ही है। ठीक है। तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सेवेंथ का राइट आंसर आपका ए हो जाता है। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इसके अलावा अगर किसी पे भी आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी सब्जेक्ट पर। ठीक है। पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्या लिखा है क्वेश्चन में। ये लिखा है यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। यदि बाह्य प्रेरणा यानी कि अगर आपको बाहर से मोटिवेट किया जा रहा है, ये भी एक प्रोसेस है, तो आंतरिक प्रेरणा क्या होनी चाहिए, है ना, ये पूछा गया है। देखो आपकी जो प्रेरणा होती है दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल आपकी होती है बाह्य प्रेरणा, यानी कि आपको कोई मोटिवेट करेगा तो आप सीटेट की तैयारी करोगे, या फिर बाहर का कोई बंदा आपको मोटिवेट कर रहा है पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वो आपकी बाह्य प्रेरणा है। तो क्या है, आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल रहा है आपको, तब आप एक अंत है। तो इसमें लिखा है जो बाह्य प्रेरणा वो एक अंत की युक्ति है, यानी कि उससे आपका अंत जल्दी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, देखो मान लो मैं आपसे कहूँ कि भाई पढ़ लो आपको बेहतर हो जाएगा आपका फ्यूचर, तो जब तक मैंने कहा तब तक तो दिमाग में मोटिवेशन रहा, देन उसके बाद में मैंने कहना बंद कर दिया, तो उसका अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा होती है ना, जो हम अपने मन से कोई काम को करते हैं, उसका अंत आप तक ही सीमित होगा जब तक आप चाहते हैं। जब तक आप उस चीज को हासिल नहीं कर लोगे तब तक आपको शांति नहीं मिलती। वो होती है आपकी आंतरिक प्रेरणा, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। जब बच्चा खुद से मोटिवेट होता है तो वो आपकी अच्छे से पढ़ाई करके भी दिखाएगा, अपना होमवर्क भी पूरा करेगा, सारे काम करेगा। लेकिन आप ज्यादा उससे कहोगे तब तक वो मोटिवेशन नहीं रहता है। तो बाह्य प्रेरणा एक अंत है, तो आंतरिक प्रेरणा क्या होनी चाहिए, तो यानी कि आपके इंटरनल जो मोटिवेशन है वो क्या होगी। पढ़ लेते हैं अब ऑप्शन क्या क्या लिखे हैं। फर्स्ट है एक शुरुआत है, यानी कि एक शुरुआत है आपकी मोटिवेशन, अंदर से जो मोटिवेट हो आप, तो एक शुरुआत है। एक शुरुआत तथा अंत है, यानी कि एक शुरुआत भी है और उसका अंत भी है। सी अपने आप में एक अंत है, यानी कि अपनी मर्जी का एक अंत है, जब तक वो हासिल नहीं करोगे तब तक उसका एक आप में ही अंत है। डी है उपरोक्त तो कोई भी नहीं है। तो बताइए आपको राइट आंसर क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये आपके रीड के एग्जाम में पूछे हुए हैं क्वेश्चन। जितने मैंने आपके आज इस क्लास में क्वेश्चन रखे हैं ये रीड में रखे हैं, और रीड में क्वेश्चन आपके सीटेट में भी आते हैं और अदर स्टेट के एग्जाम में भी आते हैं। तो बताना इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा। मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर क्या है। देखो इसका राइट आंसर है आपका सी का, क्योंकि चारों क्वेश्चन आपको सही लग रहे हैं। देखो ऑप्शन सारे हमें एक से लगते हैं, लेकिन हमें तो राइट आंसर पर पहुंचना है ना, कि पूछ के रहा है क्वेश्चन हमसे। आप कैसे ये भी जान लेते हैं। इसमें लिखा अपने आप में एक अंत है। अपने आप का अंत क्या है, आप अंदर से मोटिवेट हो, खुद से मोटिवेट हो, तो अपने आप में ही तो एक अंत होगा। जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल नहीं करोगे तब तक उसका अंत नहीं होगा। लेकिन जो बाह्य प्रेरणा आपको मिल रही है ना, उसका एक अंत है। वो जल्दी मोटिवेशन खत्म हो जाता है, लेकिन खुद की जो हमारे पाने की इच्छा होती है ना, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो पाती है। तो एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन जरूर दबाना। पढ़ लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, पूछा है यानी कि हमसे। नाइन्थ पे लिखा है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है।
क्या पूछा है? एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं, यानी एक विज्ञान है व्यवस्थित तरीके से, जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है, विज्ञान का एक सिद्धांत बनाया गया है जो वातावरण में समायोजन के लिए, यानी कि आप जैसे मनुष्य हो, अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो अगर आपको वहां रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वातावरण के साथ में समायोजन करना पड़ेगा। समायोजन का मतलब होता है आपको अडेप्टेशन करना होगा वहां पर, वहां की जलवायु को अपनाना होगा, वहां के नियम कानून को, सिद्धांत को अपनाना होगा, तब आप वहां पर रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। तो ये क्या कहलाएगा? तो ये क्या बात कहलाएगी कि आपको वहां रहकर वहां की जलवायु को, वहां के नियम कानून को मानना होगा, तभी आप वहां पर क्या रह सकते हो। तो ये क्या कहलाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन आंसर आपको ही ढूंढना है। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन को। फर्स्ट है अभिप्रेरणा कहलाएगी ये बात, यानी कि कहीं जाकर वहां के वातावरण को अपनाना, वहां के नियम कानून को अ, अपना बनाना, यानी कि उसमें समायोजन करना, क्योंकि आपका रूल अलग है। मान लो वहां पर आपको सुबह 4 बजे उठना है, मतलब वहां का नियम है, पर आप तो उठते ही नहीं हो, आप तो 8 बजे उठते हो। तो वहां के नियम कानून तो आपको मानने होंगे, तो उन्हीं के साथ तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। समायोजन का मन तो मतलब तो एडजस्टमेंट होता है। तो ये क्या अभिप्रेरणा कहलाएगा? अभिप्रेरणा कैसे कहलाएगा भाई? अभिप्रेरणा नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा या तो बाहर से मिलता मोटिवेशन, मोटिवेशन थोड़ी ना, ही तो आपके लिए सजा हो गई, क्योंकि आपको तो वहां के रूल अपनाने हैं। रूल तो उन्होंने खुद दे दिए। बी है अधिगम, यानी कि अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है जो अपने अनुभव के द्वारा आपने सीखा है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना, या और भी उसको अच्छा करना। तो इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी ना हो रहा है, कुछ सीखने को थोड़ी ना मिल रहा है, आपके नियम और कानून बताए जा रहे हैं इसमें, तो अधिगम कहाँ से हो जाएगा? ठीक है। फिर सी है आपका दिमागी अयोग्यता। फिर आपका है द्वंद। द्वंद का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। द्वंद का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना। इसमें जोड़ थोड़े ना रहे हैं, यहाँ तो आपके लिए नियम कानून बनाया जा रहा है और आपको क्या करना है, उसमें समायोजन भी करना है। अगर आप 7-8 बजे उठने वाले व्यक्ति हो और वहां आपसे कहा जा रहा है कि आपको 4 या 5 बजे उठना है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अपनी 2-3 घंटे की नींद को क्या करना पड़ेगा, समायोजन में बदलना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो टीवी नहीं है, इसका राइट आंसर है आपका सी। सी कैसे? दिमागी आरोग्यता। देखो, अब हम नई जगह जा रहे हैं, हमें रहना है, वहां वहां के वातावरण में, मान लो वहां सुबह पानी आता है, 8 बजे पानी नहीं आता, तो आपको तब भी तो दिक्कत होगी ना। तो हमें क्या करना, समायोजन करना। तो ये आपकी दिमागी आरोग्यता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करके उसमें समायोजन करना। चलो कोई नहीं, 8 बजे उठते थे, अब 4 बजे उठ जाएंगे, काम वाम करेंगे, फिर दिन में सो जाएंगे। तो ये दिमागी आरोग्यता कहलाएगी आपका, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वहां एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो जब आप अपने दिमाग में एडजस्ट करेंगे तभी तो कोई काम कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था। टिपिकल क्या था, इसमें समझना था, और जब तक आपको इसका मीनिंग नहीं पता चलता, आपको इसका आंसर भी नहीं पता चलता, क्योंकि चारों का मैंने मीनिंग बताया तभी हम सही आंसर पर पहुंच पाए। ठीक है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंथ। टेंथ पे हमसे क्या पूछा गया है, देख लेते हैं। टेंथ में लिखा है कि स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। कहने का मतलब यह है कि एक स्कूल है जहाँ का संगठन, संगठन का क्या मतलब होता है, वहाँ के तौर तरीका, यानी कि जो कार्यक्रम होता है उसकी स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। तो क्या बात है ऐसी जो बच्चों को प्रभावित करेगी? वहाँ के नियम, स्कूल के जो भी हैं, कार्य हैं, उसकी स्थापना कर दी गई है टीचर के द्वारा, तो छात्रों के अधिगम यानी कि उन्हें सीखने में क्या प्रभावित करेंगे, कौन सी बात प्रभावित करेगी? देख लेते हैं। क्रियात्मक कारक, यानी कि जो एक्टिविटी वहां कराई जाएगी उससे इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पर। बी है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक का मतलब ये, देखो ऐसा संगठन वहां बना दिया गया है, वहां पे नियम बना दिए गए हैं लोगों के द्वारा कि आपको इतने बजे तक वहां पे क्लास लेनी है। ठीक है। फिर एक सेमिनार भी अटेंड करना है जो सामाजिक धर्म के बारे में बताएगा आपको। ये बहुत सी चीजें हैं जो समाज में हो रही है उसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। तो ये बात बच्चों पर इफेक्ट करेगी। फिर सी आता है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक यानी कि आपके साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहार में आपके बदलाव आ जाएगा, प्रभावित करेगा आपके व्यवहार को वहां का संगठन। फिर आता है अन्य कारक। अन्य कारक में आपको कोई सा भी कारक आ सकता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सामाजिक कारक। सिर्फ सामाजिक कारक ही आपको प्रभावित करेगा, बाकी कोई चीज आपको प्रभावित नहीं करेगी। कैसे करेगी ये देखो। स्कूल का संगठनात्मक स्थापना, यानी कि इसमें एक संगठन को बैठाया गया, इसकी स्थापना की गई है जिसमें आपको सामाजिक के तौर तरीके सिखाए जाएंगे, तो ये क्या करेगा, बच्चों को प्रभावित करेगा।
देखो स्कूलों में कॉपी किताबों का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन असली ज्ञान हमारा समाज हमें देता है। लोगों से कैसे बात करनी है, हमें अपनी स्किल्स को कैसे बताना है, 50 लोगों के सामने स्पीच कैसे देनी है, टीचर्स का मैनर्स करना कैसे सीखना है ना, कौन से समय पे क्या बात करनी है, हमें समाज ही तो सिखाता है। स्कूल में इतना ज्ञान नहीं दिया जाता, लेकिन समाज से हमें बहुत सारी बातें मिलती हैं। तो ये क्या है, समाज का जो संगठनात्मक स्थापना हुई है, उससे बच्चों को प्रभावित क्या मिलती है, उसके सामाजिक कार्यों पर इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। समाज से बहुत काफी चीजें सीखता है। क्रियात्मक कारक में क्या होता है, एक्टिविटी स्कूल वाले भी करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक क्या, जो वहाँ के टीचर्स हैं आपके व्यवहार को ही तो एब्जॉर्व करते हैं, तभी तो आपको पढ़ाते हैं। देखते हैं बच्चों को क्या है, किस चीज में इंटरेस्ट है, तभी तो वो पढ़ाते हैं। जबरदस्ती तो नहीं थोपते आप पर कोई चीज है। अन्य कारक तो इसमें ही आ जाएंगे, आपके सामाजिक कारक हो गए, विशारीरिक कारक हो जाएंगे अन्य कारक में, तो वो तो अलग चीज हो गई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है। निम्न स्थितियों में से कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है, यानी कि आपको जो चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट को बढ़ावा देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सुबह को उठने की आदत है आपको 8 बजे, पर आपको उठाया जाएगा 7 बजे, तो आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे, अपनी 2 घंटे की नींद को क्या करोगे, आप समायोजन में बदल दोगे। आपको चलो कोई नहीं, अब क्या करना है, मैं आपसे 6 बजे उठना है, 8 बजे नहीं उठना है, तो आपने क्या करा, समायोजन कर लिया। जैसे कि मान लो मम्मी ने आज घर में कुछ और बना दिया, खिचड़ी बना दी, आपको पसंद नहीं है, तो आपने क्या करा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, समायोजन कर लिया, बोले चलो आज नहीं तो कल हम कुछ और खा लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, समायोजन तो हो रहा है। तो इन चारों में से आपको बतानी कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देगी, यानी कि आप एडजस्ट करना सीखोगे उसमें, ऐसी कौन सी चीज है, देख लेते हैं। ऑप्शन है तीव्र उत्सुकता। तीव्र उत्सुकता का मतलब है कि आप बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो किसी काम को करने के लिए, बहुत ही ज्यादा इच्छुक हो उस काम को करने के लिए, तब आप इसमें एडजस्टमेंट कर पाओगे। अब मान लो आपको बाहर घूमने जाना है, आपने बोल दिया मम्मी मुझे घूमने जाना है, अब मम्मी बोलेगी बेटा आज नहीं कल चले जाओ, तो इसमें तो तुम्हें समायोजन करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी कल के लिए टाल रही है, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या तीव्र उत्सुकता, नहीं अभी जाना तो अभी जाना, तुम एडजस्टमेंट कर पाओगे इसमें, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप लड़ ले और बैठ जाओगे मम्मी से, नहीं जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी है बीमारी का डर। अब मान लो आपको बीमारी का डर है, आपको जाना भी है, भाई नहीं हम तो बीमार हैं, हम कैसे जाएंगे, तो इसमें आप एडजस्टमेंट कर रहे हो क्या, आपके अंदर तो डर बैठा हुआ है, ना तो इसमें आप समायोजन कर पा रहे हो, ना ही आप खेल पाओगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा आपका राइट आंसर। सी है अपराध का जुनूनी विचार, यानी कि आपको कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मम्मी से लड़कर ही जाना है, चाहे कुछ भी करके जाना है, मुझे बाहर जाना है। तो अगर आप जुनूनी है, यानी कि आपको कोई भी हद पार करनी पड़े, ऐसे थॉट आपके माइंड में है, तो आप क्या समायोजन कर पाओगे इस टाइम पे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मम्मी ने तो बोल दिया बेटा आज मत जाओ कल चले जाओ। आप इसमें समायोजन कर रहे हो, आप तो अपराध कर बैठोगे, पता नहीं कुछ और भी उठपटांग हरकत कर सकते हो। वैसे करते नहीं है, कर सकते हैं, आज की डेट में कुछ भी हो सकता है, समाना क्या कुछ पता नहीं। फोर ऑप्शन है हमारा, देख लेते हैं। फोर ऑप्शन में लिखा है न्यूरोटिक, भय और चिंता से मुक्त, यानी कि आप बिल्कुल तरीके से भय से मुक्त हो और चिंता भी नहीं है आपको। आपने कहा मम्मा मुझे ऐसे खेलने के लिए जाना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो मम्मी बोलेंगी बेटा आज मत जाओ कल चले जाओ, तो आप किसको किस बात की चिंता है, क्योंकि मम्मी तो आपको कल भेज देगी। जब आप नीडर हो, आपके माइंड में कोई चिंता नहीं है, तो आप आराम से समायोजन कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। लेकिन आपके और आपके मन में क्या है, उत्सुकता भरी हुई है, डर भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, तो वहां आप समायोजन नहीं कर पाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। देखो सारे एग्जाम्पल अपने ऊपर अप्लाई कर लो, कि ये सारी चीजें अगर आपके साथ होंगी तो क्या आप समायोजन कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे किसी चीज को। जैसे हम किसी की यहाँ शादी में चले जाते हैं, आपको आदत नहीं है कि आप हाथ से खाना खाओ, लेकिन वहां पर आपको चम्मच नहीं मिलती, तो आपको एडजस्ट करने में कितनी दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी मम्मी बोलती है नहीं बेटा आप कर लो, तब भी तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। तो क्या होता है, अगर आपको चिंता नहीं है, किसी भी चीज का भय नहीं है, तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें हमारा, डी हो जाएगा। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12। 12 में पूछा है, एक शिक्षक के रूप में आपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। ठीक है, इस कार्यभार में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन सा संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है।
कहने का मतलब यह है, आप शिक्षक हो, स्कूल में आप पढ़ा रहे हो, आपने छात्रों से कहा कि जीवन के प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखना है कि हमारे जीवन में जो प्रदूषण फैल रहा है उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। ठीक है, कहा। और कार्यभार से यानी कि आपने उसको एक काम सौंप दिया है। ब्लूम के वर्गीकरण के कौन सा संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। देखो, ब्लूम ने 3 स्तर के बारे में बताया है, एक तरीके से उनको ही 6 स्टेजों में इन्होंने अलग अलग बांट दिया है। एक तो इन्होंने संज्ञानात्मक बताया है, मनोवैज्ञानिक बताया और सामाजिक बताया है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सी समझ लग रही है बच्चे की, क्योंकि उसने समाज को देख करके एक तरीके से क्या करा गया है, उसमें निबंध लिखने के लिए क्या करा गया है। तो आपको कौन सा स्तर आएगा। संज्ञानात्मक स्तर का मतलब देखो, जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी का आपका थ्योरी है वो बिल्कुल आपकी जीन पियाजे पर थोड़ी सी डिपेंड करती है। ठीक है, थोड़ा सा चेंजमेंट है, दोनों में है उसी के स्तर पर। तो उसने कौन सा माइंड बच्चा इसमें लगाएगा, विश्लेषण करेगा, सप्रयोग करेगा, समझ करेगा या ज्ञान को लगाएगा। बताइए आपको इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होगा, एक मिनट, क्योंकि उसे निबंध लिखना है और लोगों को अवेयर करना है। ठीक है, लोगों को अवेयर करना है वायु प्रदूषण के बारे में। तो वो प्रयोग करेगा क्या, निबंध में प्रयोग करा जाएगा या समझ करेगा या ज्ञान करेगा। तो उसे क्या करेगा उसमें, बताइए आप। उसमें वो करेगा विश्लेषण। विश्लेषण में क्या है, चीजों को तोड़ भी सकता है। विश्लेषण, हाँ विश्लेषण करेगा वो। विश्लेषण कैसे करेगा, देखो सबसे पहले विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि वो छोटी छोटी चीजों को तोड़कर देखेगा। संश्लेषण फिर वो जोड़कर देखेगा, तभी तो अपने बातों को अपने उसमें क्या है प्रयोग कर पाएगा, लिख पाएगा अच्छी तरीके से। पहले क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप उसे विश्लेषण करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा कि किन किन चीजों से हमें प्रदूषण फैल रहा है, लोग बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, फिर देन अपना वो प्रयोग करेगा, समझ बनाएगा, ज्ञान बनाएगा, तब लिखेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या आएगा इसमें, विश्लेषण का आएगा। एकदम से थोड़ी ना ज्ञान आ गया, उसे पता ही है कि हाँ वायु प्रदूषण ये है और वो है, समझ एक में एकदम आ जाती है। प्रयोग क्या उसने एकदम कर लिया, सबसे पहले वो विश्लेषण ही करेगा, पहला स्टेप इसमें विश्लेषण आएगा। ठीक है, तभी वो आगे का प्रोसेसर कर पाएगा। विश्लेषण करेगा, छोटी छोटी चीजों को देखेगा, समझेगा, फिर उस पर प्रयोग करके देखेगा, फिर उसको ज्ञान अपना प्रकट करेगा, तब लिखेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि विश्लेषण इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी आपके इसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, सबसे एक आध क्वेश्चन आता आता ही जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आपके इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो क्लास अगर आपको पसंद आई तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और अगर बाकी क्लासेस आपने नहीं देखी तो उन क्लासेस को भी जाकर आप देख सकते हो। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।